जय हिंद। आज हम बात करेंगे वर्ग टू के यानी सेकेंड डे के तत्वों के बारे में। आज हम बात करेंगे जिनको हम क्षार धातुएं बोलते हैं, ठीक है। और आज इसकी आप पूरी डिटेल के बारे में पूरी जो है पूरी इसके जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, क्या कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या इनके रिएक्शंस होते हैं किसी अन्य तत्वों से, ये सभी चीज़ों की जानकारी आज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है चैप्टर 10 के क्लास 11th की केमिस्ट्री के जो है चैप्टर 10 का एक टॉपिक है ये, ठीक है। तो देखेंगे वर्ग टू के सेकेंड ए के तत्वों को जिनको हम क्षार मृदा धातु भी बोलते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम इसमें डिस्कस करेंगे और क्या होती है, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बात करेंगे उपलब्धता के बारे में कि जो है वर्ग टू के तत्व जो है कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन से तत्व होते हैं। पहले होता है आपका बेरिलियम, ठीक है। फिर आपका मैग्नीशियम, फिर आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। यानी आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये तत्व जो है इस वर्ग में उपस्थित होते हैं, इस वर्ग में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि ये जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि ये तत्व जो होते हैं मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये इनके सल्फेट अपनी जो है सल्फेट होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, इनके आयनों में कार्बोनेट होते हैं, इन सभी चीज़ों में ये पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय का मतलब होता है कि जैसे ये अम्ल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के जो है प्रोवाइड कराते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति की अपनी जो है संरचना को बताते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये मुख्य रूप से अवस्था में किस अवस्था में पाए जाते हैं। ये इनके ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट और क्लोराइड के जो है अवस्था में पाए जाते हैं। ये क्षारीय मृदा धातुओं के अब लक्षण के बारे में हम देख लेते हैं। लक्षण की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इनका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इनकी बाहरी कक्षा में NH2 जो है पाया जाता है। N क्या है? N एक जो है नंबर आप क्या होता है कि कोशों की सेलों की संख्या होता है। N एक न्यूमेरिक नंबर होता है जो कोशों की संख्या को दर्शाता है, जैसे 1 2 3 4 5, ये कोशों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं NH2 के। इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही पाया जाता है। अब इनके परमाणु क्रमांक की बात कर लेते हैं। तो परमाणु क्रमांक की अगर हम बात करेंगे तो सामान्यतः देखा जाए तो इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है कि अगर एक तत्व का आपको पता है तो बाकी तत्वों को आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एक मैं आपको नंबर बता देता हूँ, उस नंबर को ध्यान रखिएगा। जिसमें नंबर होता है आपका, नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 2 8 8 18 18 32, ये नंबर होते हैं। इनको आप जोड़ते जाइएगा तो एस ब्लॉक के तत्वों की जानकारी आपको मिलती चली जाएगी। लेकिन पी ब्लॉक में ये नंबर काम नहीं करता है। पी ब्लॉक में क्या करना पड़ता है, ये जो 8 है एक, आपको ये 8 आपको हटा देना होता है, ठीक है। उसके बाद आप पी ब्लॉक के तत्वों का भी आसानी से गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो यही देखिए परमाणु क्रमांक। देखिए बेरिलियम का कितना होता है। बेरिलियम का आपको मैं बताया 4 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 आएगा, ठीक है। यानी बाहरी कक्षा में आपके दो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे एस उपकोष में, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम का देखिए 12 होता है, तो 12 का कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी तीन जो है तीसरा जो आपका कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एस ब्लॉक में, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम का 20 होता है, तो 20 में इसका 4s2 आएगा। स्ट्रोंशियम का 38 होता है, इसमें जोड़ते जाइएगा तो देखिए इसमें देखिए 4 है तो 4 में आप 8 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ये आपका 12 आ गया। फिर 12 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में आप क्या जोड़िए, 18 जोड़िएगा तो 38 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार आप 38 में क्या जोड़िए, फिर आप 18 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और 56 में जब आप 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके परमाणु क्रमांक भी आप आसानी से निकाल लेंगे। जब इनके परमाणु क्रमांक निकाल लेंगे आप तो आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद से पीरियोडिक टेबल में इनकी क्या अवस्था है, क्या पोजीशन है, वो भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो नंबर है ये खासा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी इंपॉर्टेंट के आधार पे आप पहले इसका परमाणु क्रमांक निकालेंगे, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आप पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कोई किसी तत्व का परमाणु क्रमांक मान लीजिए 25 है, तो आप मुझे बताइए कि उस पीरियोडिक टेबल में उसकी क्या पोजीशन हो सकता है। या अगर पूछ लिया जाए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, तो उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बताइए, क्या पोजीशन हो सकता है। तो पोजीशन उसकी क्या होगा, ये चौथे वर्ग का, चौथे आवर्त का, दूसरे वर्ग का एस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। तो इस तरह से इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, इसका परमाणु क्रमांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था।
इनकी जो संयोजकता होती है, ये दो इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये प्रबल जो है अपचायक का भी एक गुण दर्शाते हैं। ठीक है, यानी दो इलेक्ट्रॉन दे के तुरंत क्या बना लेते हैं, अपने ऊपर +2 का आयन ले लेते हैं। तो इस तरह से जितने भी इस पीरियोडिक इस वर्ग में जितने भी तत्वों को आप देखेंगे, चाहे वो आपका बेरिलियम हो गया, चाहे आपका मैग्नीशियम हो गया, चाहे आपका कैल्शियम हो गया, चाहे आपका स्ट्रोंशियम हो गया, चाहे आपका बेरियम हो गया, चाहे आपका रेडियम हो गया, इनके ऊपर +2 की बैलेंसी एनी टाइम आपकी रहेगी, क्योंकि ये प्रबल अपचायक होते हैं और ये जो है अपना दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे के क्या कर लेते हैं, इनके ऊपर +2 का चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो संयोजकता की बात करें तो संयोजकता इनकी होती है +2 की, जो है संयोजकता होती है +2 की ऑक्सीकरण अवस्था इनके अंदर होती है। चौथे की अगर हम बात करेंगे, चौथा होता है आपका धन विद्युतीय लक्षण। अब धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने से क्या होता है, धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूं। अगर आप ऊपर से नीचे को आते हैं, इस वर्ग में ऊपर से नीचे को आते हैं, तो क्या होता है कि ये जो धन विद्युतीय लक्षण होता है ये बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे आपका बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम, अगर आप ऊपर से नीचे को आते हैं तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। ये क्यों बढ़ता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसके बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आसानी से क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं, आसानी से अपनी कक्षा से बाहर निकाल देते हैं। ये कैसे होता है कि देखिए, अभी जब आपको मैं परमाणु त्रिज्या और आयन त्रिज्या बताऊंगा, तभी ये आपको चीजें और आसानी से समझ में आएगी। धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जो बेरिलियम का होता है 4 होता है, तो 2 और 2 इसका आता है। ठीक है, अब इसके देखिए नाभिक में कितना बचेगा, इस तरह से इसका 2 सबसेल बनेगा। आपको पता है कि पहले नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे में यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, तो जब आप दूसरे का खींचेंगे, मान लीजिए मैग्नीशियम का खींचते हैं, 12 है जिसका, तो कितना होगा, 2 और 8 और 2 आ जाएगा। इसमें 3 जो है ऑर्बिटल बनेंगे इस तरह से। तो ये जो नाभिक से दूरी है ना, ये बढ़ती चली जा रही है। जब नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाएगी, तो आपने देखा होगा कि किसी भी कोई मान लीजिए तार होता है, अगर हम विद्युत की यहाँ पे जो है एग्जांपल देते हैं, कोई तार होता है, अगर वो बढ़ता चला जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, नाभिक से जो अट्रैक्शन पावर है लास्ट इलेक्ट्रॉन की, वो क्या करता है कि बहुत कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से नाभिक से जो अट्रैक्शन पावर है वो कम हो जाता है। और अगर मान लीजिए उसको इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना होता है, तो बड़े आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद भी क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, तुरंत वो बाहर निकल जाएगा। जिसकी वजह से अगर लास्ट वाले का देखेंगे, मतलब अगर आप देखिएगा रेडियम का, तो रेडियम का जो है, अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर, तो इस तरह से काफी बड़ा बन जाता है। तो नाभिक से उसकी दूरी काफी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो धन विद्युतीय जो लक्षण होता है उसका प्रबल हो जाता है। इन सभी में क्या होता है, धन विद्युतीय लक्षण सबका प्रबल हो जाता है। तो अगर आप इसकी श्रेणी बनाना चाहते हैं, तो श्रेणी आपका कुछ इस तरह से आपके बनेगी। देखिए, श्रेणी अगर आप बनाएंगे तो बेरिलियम होगा, और ये जो आपका सिंबल है इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो बेरिलियम है, फिर आपका मैग्नीशियम आएगा, फिर आपका कैल्शियम है, फिर आपका स्ट्रोंशियम है, फिर आपका बेरियम है, फिर आपका क्या आएगा, रेडियम आएगा। तो इस तरह से आपकी श्रेणी बनेगी। मतलब सबसे ज्यादा आपका किसका हो जाएगा, रेडियम का आपका सबसे ज्यादा बनेगा। धन विद्युतीय लक्षण के आधार पर अगर देखा जाए, तो सबसे ज्यादा जो धन विद्युतीय लक्षण होगा वो रेडियम का, फिर बेरियम का, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम का, इस तरह से बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं परमाणु त्रिज्या क्या होता है। तो परमाणु त्रिज्या की परिभाषा यही होती है कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भैया जो है डेफिनेशन ऑफ जो है एटॉमिक रेडियाई, आप बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एटॉमिक रेडियाई, तो आप यही बताएंगे कि जो एटॉमिक रेडियाई होती है उसका, अगर मान लीजिए कोई तत्व है, सेंटर से लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं, यानी परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम की हम एक बार निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से आपका बनेगा। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, क्योंकि ऑर्बिटल की संख्या जो है बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आपका बनेगा 2 ऑर्बिटल, इसका देखेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल यहाँ पे बनेगा, इसका देखेंगे तो यहाँ पे बनेगा 4 ऑर्बिटल बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और इसका आप देखेंगे तो 5 ऑर्बिटल इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से 5 ऑर्बिटल इसके बनेंगे। तो आप देखेंगे इसके जो है पहले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी होती है थोड़ा सा कम है,
इसी तरह से मैग्नीशियम के देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें आपका 8 रहेगा, ठीक है, फिर इसमें आपका 2 रहेगा। तो आप इस तरह के देखेंगे, इसमें 8 है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो आपकी जो परमाणु त्रिज्या है, यानी नाभिक से लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। इसी को क्या हम कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम में 2 रहेगा यहाँ पे, फिर 8 रहेगा, फिर उसके बाद इसके बाद भी आपका 8 रहेगा, मतलब 8 8 यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 रहेगा। तो अगर कैल्शियम का देखेंगे तो इसकी भी लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है वो बढ़ती चली जाती है, और हम इसी चीज को क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो परमाणु त्रिज्या की जो परिभाषा यही होती है कि नाभिक से लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, ठीक है। समझा क्या। और जो देखिए, अगर आपकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी यानी विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, ये सारी चीजें क्या होंगी, बढ़ने लगेंगी, सॉरी घटने लगेंगी। अगर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो ये सारी चीजें घटती हैं, ठीक है। उसके अंदर के जो पावर होता है, उसके अंदर की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे घटने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या की हम अगर हम बात करेंगे तो आयनिक त्रिज्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी जो तत्व है वो क्या कर चुका है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है, ठीक है। देने के बाद वो आयन बन चुका है। अब उस हम आयनिक जो उस एलिमेंट का जो आयन है उसके हम आयनिक त्रिज्या को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम बेरिलियम ले लेते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो ये मतलब ये स्टेबल पोजीशन में आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इसका स्ट्रक्चर करेंगे तो एक ऑर्बिटल बनेगा, और इसका देखेंगे तो इसका 2 ऑर्बिटल बनेगा, इसका देखेंगे तो इसका 3 ऑर्बिटल बनेगा। मतलब ये जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन था ये क्या कर चुका है, ये किसी को दे चुका है, ठीक है। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनता चला जाएगा, इस तरह से इसमें क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे भले जो है इलेक्ट्रॉन ये दे चुके हैं, लेकिन ये पोजीशन के वाइज देखा जाए तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ रहा है। तो आयनिक त्रिज्या भी सेम आपकी क्या होती है, परमाणु त्रिज्या के आधार पे होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा कि उपलब्धता के बारे में, यानी वर्ग 2 के तत्वों यानी क्षार मृदा तत्वों के बारे में मैंने आपको बताया, जिसको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और अगर हम बात करें ट्रिक के बारे में, तो ट्रिक बाबू कुछ नहीं होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि आपका दिमाग कितना ज्यादा एक्टिव है किसी चीज को। अगर आप रोज डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन तत्वों को आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक क्या होता है कि आपको सिर्फ आपके दिमाग का खेल होता है ट्रिक के माध्यम से सीखना, ठीक है। तो अभी आपने इन तत्वों के बारे में जाना, इन तत्वों की पूरी डिटेल मैंने आपको बताया। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो तत्व होते हैं, जैसे ऑक्सीजन से क्रिया किस तरह से करते हैं, पानी से क्रिया किस तरह से करते हैं, हैलोजन से क्रिया किस तरह से करते हैं, ठीक है। और और भी जो हमारे आसपास के जो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, उनसे क्रिया किस तरह से करते हैं, इन तत्वों के बारे में और भी कई सारे ऐसे जो चीजें होती हैं इनके बारे में बताऊंगा। जैसे बेरिलियम जो है अपने ही तत्वों के साथ क्यों असंगत व्यवहार करता है, बेरिलियम जो है भी कण संबंध यानी डायगोनल रिलेशनशिप, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें इस टॉपिक में हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करो भाई, ठीक है। धीरे धीरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और आगे इस चैनल को ले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।